लेटर, जिस लेटर की बात ये असलम साहब कोई है, एसपी हैं, जो ये बात करते हैं कि आजाद साहब के वालिद साहब को लेटर लिखा गया हुआ। आजाद साहब के वालिद की बात है यहाँ पर, मेरे लीडर आजाद साहब जो है उनके वालिद की बात। तो वैसे मैंने आपको बताया कि हजारों लेटर्स जो है वो आतंकवादियों के द्वारा लिखे गए हैं। कोई हिजबुल मुजाहिदीन होती थी, तब कोई हरकतुल इंसार होती थी। और अगर ये एसपी जो है वो इतना बड़ा तौफ खां है, तो इनको उस टाइम के ऊपर, अगर ये एसएचओ थे वहां पर, तो इनको आजाद साहब के वालिद को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था कि भाई तुम लोग जो है वो क्यों वहां पे दे रहे हो। साहब के भाइयों के ऊपर जो है वो गोलियां तक चलाई गई हुई हैं। और ये वही गुलाम नबी आजाद साहब थे, जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने बोला कि मेरे पास, मेरे भारत के पास में इतनी सिक्योरिटी फौज है कि एक आतंकवादी के पीछे 3-3 लगा दूंगा और घर में घुस के मारूंगा। और किसने बुक पब्लिश हुई है ना उनकी? पब्लिश हुई, लेकिन हमको तो किसी ने नहीं बताया। अगर वो इतने ईमानदार थे, उन्होंने उसी वक्त जो है वो, उनके वालिद साहब जीवित थे उस वक्त, पकड़ना था कि भाई तुम आतंकवादियों को पैसे जो है वो क्यों देते हैं, पकड़ना चाहिए था, वो ड्यूटी थी उनकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हम सब मौजूद हैं डीपीएपी स्पोक्स पर्सन संजय मनहास जी। जिस तरह से आप और हम सब जानते हैं कि रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद असलम जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जिसमें जिक्र जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी किया गया है और काफ़ी सारे आरोप जो हैं उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब पे लगाए गए हैं। बातचीत करेंगे संजय मनहास जी से, क्या कुछ पूरी सच्चाई है उस बुक में और मोहम्मद असलम साहब की जो बातें हैं जो उनके द्वारा की गई हैं, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में उस बुक से रिलेटेड हमसे जानकारी अपनी साझा की है। संजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, ये जो इल्ज़ामात उन रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद असलम जी के द्वारा उस बुक के ज़रिए गुलाम नबी आज़ाद साहब पे लगाए गए हैं, हालांकि तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, जबकि वो बात उन्होंने उस बुक में लिखी है, कैसे देखते हैं? देखिए, असलम साहब जो हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। मुझे सुनने में आया है कि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर जो आतंकवादियों को सहयोग करते हैं और जो आतंकवादियों को सिविल व्यक्ति का भी सहयोग करता है, तो मुझे लगता है कि उस पुलिस ऑफिसर को फौरी तौर पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो या नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उसको फौरी तौर के ऊपर जो है गिरफ्तार कर लेना चाहिए उस आदमी को। ये पुलिस की ड्यूटी बनती है। और हम तो ये बोलते हैं कि हमारी पुलिस जो है वो आतंकवाद के खिलाफ सक्षम है। जम्मू कश्मीर की हालात, जब मिलिटेंसी जो है वो पीक के ऊपर थी और चनाब वैली के अंदर मिलिटेंटों का एक दबदबा था, और उस दबदबे में मैं ये बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 3 घंटे के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी असफल हो गई हुई थी, क्योंकि 3 घंटों के लिए डीसी ऑफिस के ऊपर जो है वो मिलिटेंट्स का कब्जा हो चुका था। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। ये आप उस समय के एसएसपी और उस समय के डीसी साहब को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और लोगों को भी मालूम है। वो क्रैकडाउन हम लोगों को मालूम है, आतंकवाद को हम लोगों ने झेला है, क्योंकि हम उस एरिया से आते हैं। हमने आतंकवाद को बखूबी जो है वो देखा है। उस समय आतंकवाद जो है वो इस प्रकार से होता था कि जंगल में कोई गार्ड, कोई फॉरेस्टर, कोई रेंजर जा नहीं सकता था। आतंकवादी, मिलिटेंट जिसको बोला जाता है, वही उस वक्त वहां पे गार्ड होते थे। हम लोगों ने अपने घरों के लिए जब लकड़ी जो है वो निकालनी होती थी, तो रसूम की शक्ल में पैसा जो है वो मिलिटेंट लेते थे। वो कोई गार्ड और फॉरेस्टर नहीं आते थे वहां पर लेने, क्योंकि गार्ड और फॉरेस्टर तो जा ही नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिख हो या ईसाई हो उस एरिया का, खासकर मैं चनाब वैली की बात करूंगा, तो हम लोगों ने जो है वो रसूम की शक्ल में हम लोगों से पैसा जो है वो मिलिटेंट लेने का काम करते थे। अब उसमें हम ये बात बताएंगे कि
हमने मिलिटेंटों को जो है वो पैसा दिया, तो मैं बोलता हूं दिया। फिर उस वक्त जो है वो सरकार को हम लोगों की प्रोटेक्शन करनी थी। आर्मी सीआरपी उन दिनों कहीं तहसील गंदो के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर दिखने को नहीं मिलती थी। मतलब आप कहीं ना कहीं इस बात से ये कहना चाह रहे हैं कि जो इल्जामात लगे हैं वो सच हैं, लेकिन जान बचाने के लिए जो है वो पैसा दिया जाता था, या लकड़ी निकालने के लिए वो पैसा दिया जाता था? नहीं, नहीं। आतंकवादियों का आतंकवाद होता क्या है बेसिकली? एक तो होता है फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में सीधे मुठभेड़ करना, लड़ाई करना, गन चलाना सामने, तो वो आते नहीं थे। दूसरा वो जंगलों में होते थे, जो पाकिस्तान ने उन्होंने कुछ पिट्ठू बना के जो भेजे हुए थे यहाँ भारत और जम्मू कश्मीर के अंदर, वही जम्मू कश्मीर से होते हुए जो हमारी चनाब वैली के अंदर कुछ आतंकवादी जो है वो आए, और वहां पे उन्होंने अपना तांडव, अपना आतंक जो है वो चलाया, जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं। अब उन आतंकवादियों को खाने के लिए भी तो चाहिए था। वो जो पाकिस्तान के उन्होंने जो भेजा हुआ था वो तो खत्म हो जाता है 2 महीने में, 4 महीने, उसके बाद में फिर जम्मू कश्मीर में और कौन? मैंने अपने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला हुआ है कि मेरी नजर में आतंकवादी सबसे बड़ा वो है जो इन आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देता है, सहयोग करता है उनका। वो भी एक आतंकवादी, एक किस्म का आतंकवादी होता है। अभी तो आपने कहा कि हमने भी किया है। मैं वही बता रहा हूं ना, वो सिचुएशन, समय, लेटर, जिस लेटर की बात ये असलम साहब को, ये है एसपी हैं, जो ये बात करते हैं कि आजाद साहब के वालिद साहब को लेटर लिखा गया हुआ था, तो वैसे जैसे हजारों लेटर जो है वो बलेस के लोगों को, जो मेरे ही गांव की मैं बात करूं तो मेरे गांव में एक पहला पीएचडी जो है वो समय स्कॉलर जो है वो बन के आया हुआ था, ठीक है, उसको मिलिटेंटों ने मार दिया रात को। अब उसका कसूर क्या था कि वो पीएचडी था, वो स्कॉलर था, इसीलिए उसको मारा गया। तो बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते थे कि आप जो है वो हमारी सपोर्ट करो, नहीं तो आपका लड़का उठाया जाएगा। कई लोगों ने अपने लड़के भेजे, कई लोगों ने नहीं भेजे। अब ये आजाद साहब के वालिद की बात है यहाँ पर, मेरे लीडर आजाद साहब जो है उनके वालिद की बात। तो वैसे मैंने आपको बताया कि हजारों लेटर्स जो है वो आतंकवादियों के द्वारा लिखे गए हैं। कोई हिजबुल मुजाहिदीन होती थी तब, कोई हरकतुल इंसार होती थी। और अगर ये एसपी जो है वो इतना बड़ा तौफ खां है, तो इनको उस टाइम के ऊपर, अगर ये एसएचओ थे वहां पर, तो इनको आजाद साहब के वालिद को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था कि भाई तुम लोग जो है वो क्यों वहां पे दे रहे हो। वहां तो बड़े बड़े जो तहसीलदार हुआ करते थे उस जमाने में, तो आर्मी जो है वहां पे होती थी, तो उनको भी उल्टे कान जो है पकड़ाए जाते थे। जब तक उसको पता चलता था आर्मी को कि ये तहसीलदार है एक इस एरिया का, इसको हमने गाड़ी से जो है वो नीचे उतारा हुआ है, तब तक तहसीलदार साहब को उल्टे कान पकड़ा लिए जाते थे आर्मी के द्वारा। मैंने भी कई बार सुना है। ये कहाँ का वाकया और क्या पूरी सिचुएशन? ये बलेस का ही वाकया है कि ऐसी जैसी कई सिचुएशंस जो है वो होती थी, क्योंकि तहसीलदार जो है वो सिविल में होता था, सिक्योरिटी उस वक्त उसको साथ में कोई होती नहीं थी। तो जब बस जो है वो खाली कर दी जाती थी तो गाड़ी से नीचे उतारा जाता था जमा तलाशी के लिए। जब तक पता चलता था कि ये तहसीलदार है, तब तक उनको कार्डन करवा दिया जाता था। उनको उल्टे काम भी जो है वो कई बार पकड़ाए जाते थे। जब तक पता चलता था ये तहसीलदार है इलाके का, या सिविल में कोई एसडीएम है इलाके का, तो तब तक उन लोगों की खैर खबर आम आदमी की तरह जो है वो ली जाती थी सीआरपी आर्मी के द्वारा। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं था कि सिविल में कौन सा आतंकवादी किस भेष में सामने आ जाएगा, कोई पता नहीं होता था। एक गांव के अंदर 50-50, 60-60 आतंकवादी जो है वो गुजरा करते थे। ये दौर जो है वो भलेस के लोगों ने, चनाब वैली के लोग जो है लोगों ने देखा हुआ है। आजाद साहब की मैं जहां से बात करूंगा, इनके वालिद जो है बहुत सारे जो रातें हैं उन्होंने जंगल में काटी हुई है। आजाद साहब के जो भाई हैं उन्होंने बहुत सारी रातें जो है वो जंगल में काटी हुई है आतंकवादियों से बचने के लिए। बहुत बार जो है वो आजाद साहब के भाइयों के ऊपर जो है वो गोलियां तक चलाई गई हुई हैं। और ये वही गुलाम नबी आजाद साहब थे, जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने बोला कि मेरे भारत के पास में इतनी सिक्योरिटी फौज है कि एक आतंकवादी के पीछे 3-3 लगा दूंगा और घर में घुस के मारूंगा। अभी भी मौका दे रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग लोकल लोग हो। अगर लोकल हो तो कौमी दायरे में आ जाओ और मेन प्लेटफार्म में आ जाओ और सरेंडर करो।
तो ये ऐसे और किसी लीडर का, कोई लीडर जो है वो ये बातें बोल नहीं सकता है। ये आज़ाद साहब में ही दम था कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो उन्होंने लड़ा। आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जम्मू कश्मीर में ही नहीं लड़े, बल्कि जिस वक्त पंजाब के अंदर आतंकवाद था उस वक्त भी आज़ाद साहब जब वो कांग्रेस में थे तो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर थे, और उन्होंने जो है वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा देकर इंचार्ज इसके पंजाब के बने और पंजाब में आतंकवाद का सफाया किया। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं आज़ाद साहब के साथ में जो थे वो मारे गए। आज़ाद साहब के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो आतंकी हमले हुए हैं। कहने का मतलब है ये असलम साहब जो है ये पता नहीं कहाँ से उठ के आए हुए हैं। आप इनको जानते क्या हैं? क्या हाँ, ये उधमपुर के रहने वाले, इनके जो ब्रदर हैं बड़े, तनवीर है उनका नाम मेरे ख्याल से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी शायद आई थिंक रह चुके हैं, उधमपुर के रह चुके हैं। तो ये कहाँ कहाँ से ये पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि कोई माइलेज लेने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस्तेमाल बड़े अच्छे से हो रहे हैं। तो इसका ऐसा ऐसा क्यों मतलब आपको लग रहा है? उन्होंने बुक में जो है अपनी जर्नी लिखी है, जो जो उनके साथ बीता है वो सारा कुछ लिखा है। जो उनको मतलब मारने की कोशिश की गई है उनके कहने के मुताबिक, वो तक उन्होंने उसमें जाहिर किया। अपने सीनियर ऑफिसर्स का उन्होंने उसमें जिक्र किया है। नहीं, उन्होंने जिक्र ये किया है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, मेरी बात सुनिए, यहाँ तक कि बीजेपी के। हम किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि वो किसी की सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई कि जिस वक्त असलम साहब जो थे वो गुंदों में थे, आपके कहने के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो गुंदों में थे, या जो बुक में वो कह रहे हैं, जो वो कह रहे थे, मतलब इंटरव्यू ने आपको दिया हुआ ना, वो गुंदों में थे। भलेसा के अंदर उन्हें ड्यूटी दी हुई है। भलेसा के अंदर ड्यूटी दी हुई है तो उस टाइम के ऊपर आतंकवाद था उनके कहने के मुताबिक। हम भी बोल रहे हैं कि आतंकवाद था। आतंकवाद की कई घटनाएं मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूं। आजाद साहब के जो वालिद साहब थे मरहूम, अब वो अपने जन्नत अदा करे ऊपर वाला उनको, उन्होंने, असलम साहब ने कब देखा उनको आतंकवादियों को पैसे देते हुए? मैंने देखा उसमें कई पिक्चर्स जो हैं वो उन्होंने साथ में कोई किसी कई लोगों के साथ में जो है वो दी। अब वो मिलिटेंटों के साथ में है या किसी कई और सिविल लोगों के साथ में है, मैंने अच्छे से गौर से नहीं देखा, लेकिन मैं देखा वो पिक्चर्स जो हैं। अब उस टाइम की पिक्चर्स जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, आज की पिक्चर्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं। तो वो कलरफुल उस जमाने में असलम साहब जो है वो कौन सा कैमरा वहां पे रेस में इस्तेमाल करते थे? और आजाद साहब के जो बाकी और रिलेटिव्स थे, अब्बास साहब उनके ब्रदर हैं, उनके ऊपर जो है वो आतंकवादियों ने हमला किया। उनके घर में जो सिक्योरिटी थी उनकी गन्ने जो है वो मिलिटेंट उठा के ले गए। और आजाद साहब के वालिद, मैं कहता हूं कि वो प्रूव करे, वो एसएसपी असलम साहब जो है वो प्रूव करे कि गुलाम नबी आजाद साहब के वालिद साहब जो थे उन्होंने किसके हाथ में वो पैसे दिए, वो पैसे हमको दिखाए, किस अकाउंट में जो है वो पैसे डाले। अकाउंट का स्टेटमेंट तो निकल सकता है ना। तो ये एक टॉल लीडर के ऊपर एक इल्जाम तराशी करना और उनके वालिद के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी करना, जो उस वक्त इलाके के एक मैं बोलता हूँ कि मौजूद आदमी थे, एक पर्सनैलिटी थी वहां की, वो तो उनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना, वो फारिस लैसी थे उस वक्त के, उनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना, मुझे नहीं लगता है कि ये संपैथी किस हिसाब से कोई हमदर्दी कोई गेन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कोई उनका इरादा कहीं राजनीति ज्वाइन करना तो नहीं है। मुझे लगता है वो राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं और पहले ही जो है वो एक टॉल लीडर की फैमिली के ऊपर या टॉल लीडर के नाम के ऊपर इस किस्म के घटिया इल्जाम जो है वो लगाना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। तो संजय जी, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ आज़ाद साहब का ही नाम नहीं लिया और उसमें सरूरी साहब का नाम, सजाद किचलू का नाम, मुस्तफा साहब का नाम और भी बाकी बहुत सारे नाम लिए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरूरी साहब भी आपकी ही पार्टी के हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तान की सक्षम है। इस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व अगर पाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उस व्यक्ति को सर पे बिठा के रखेंगे, मुझे नहीं लगता है, और रखना भी नहीं चाहिए अगर इस किस्म की कोई बात है। मजीद वानी साहब के वालिद साहब के ऊपर अटैक किया मिलिटेंटों ने,
वो सब लोगों को मालूम है। आज भी आप मजीद वानी साहब जो डोडा में रहते हैं, उनके घर के चार दीवारी आप देखेंगे तो लंबी लंबी सी वो इसकी लोहे की रेले जो है वो लगा के रखी है। किस लिए लगा के रखी हैं? कि कोई आतंकवादी जो है वहां पे घुसे ना। तो जिन लोगों ने आतंकवादियों को सपोर्ट करना होता वो तो सीधे सपोर्ट करते ना, फिर वो रेले शेले लगाने की क्या जरूरत थी? और आजाद साहब के वालिद साहब वो जब इन मिलिटेंटों से तंग हुए वहां पर भलेस के अंदर, तो वो जम्मू शिफ्ट हुए और फिर उनका देहांत भी यहाँ पे ही हुआ। आई थिंक 1999 में उनका जो है वो यहाँ पे देहांत हुआ। वो उसके बाद भलेस में गए ही नहीं। इतनी बड़ी विरासत जो है वो छोड़कर वो जम्मू में बैठे, तो अपने एरिया में वो जाते। बाद में ठीक भी तो हुए हालात, लेकिन नहीं गए वो। क्यों? क्योंकि हालात उनके सामान्य नहीं थे। मिलिटेंट उनको पीछे लगे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी सिक्योरिटी करती, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है वो ना सिक्योरिटी वहां पे थी, ना सीआरपी थी, आर्मी थी। जे पुलिस जो है वो टोटल वहां पे काम करती थी, तो वो भी पूरी नहीं थी हमारे पास में। और हमारा जो एरिया है वो काफी हिली एरिया है, वहां पे सड़क तक नहीं थी। एक तरफ से आतंकवादी जो है वो चढ़ते थे, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी, तो आतंकवादी जो है वो निकल जाते थे। कहने का मतलब फिर उसके बाद ये जो एसटीएफ बनी, एसटीएफ ने तमाम लोगों को मालूम है जो बहुत काम किया पुलिस के साथ में मिलकर, वो सराहना करते हैं हम, सल्यूट करते हैं हम। और ये वही गुलाम नबी आजाद हैं। जब हमारे वहाँ लास्ट जो बाउंड्री है हमारी गुंदोक भलेसा की, वहां पे जब आतंकवादियों ने हमला किया एक गांव के ऊपर, शेरू एक गांव है, लास्ट गांव है वो, हिमाचल की बाउंड्री को जो है वो टच करता है। वहां पर मैं जब अटैक हुआ तो डर के मारे हमारे लोग जो हैं, हिंदू फैमिलीज की मैं बात करूंगा, जब वो हिमाचल के अंदर जो है वो चले गए। तो आजाद साहब तब दिल्ली में थे और आजाद साहब यहाँ से हिमाचल पहुंचे दिल्ली से, और हिमाचल में उन लोगों से जो है वो मुलाकात की और वहाँ की गवर्नमेंट को बोला कि जब तक मैं आता हूँ इन लोगों का वहाँ पर रहने का, खाने का, पीने का सारा अरेंजमेंट जो है वो करवाया। और आजाद साहब ने फिर उन हिंदू लोगों, हिंदू फैमिली को, मुझे लगता है कि 30-40-50 के करीब जो है वो फैमिलीज जम्मू कश्मीर से हिमाचल माइग्रेंट हो गए हुए थे, और फिर आजाद साहब ने वापस लाया कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। तो इस किस्म की पर्सनैलिटी को लोग टारगेट करते हैं आतंकवाद के साथ में। कई लोग जो है वो पुतले जलाने का काम करते हैं, कई लोग जो है वो राजनीति में, उनको आजाद साहब जो है वो अपना अराइवल नजर आते हैं, और अराइवल जब नजर आ जाते हैं तो फिर वो घबरा जाते हैं और ये फिर पुठे सीधे बयानात जो है वो आजाद साहब के खिलाफ देते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक जंग जो है वो राजनीति के तौर के ऊपर लड़ी जाए तो अच्छा लगता है। ये पर्सनल जो अटैक ये लोग करते हैं, मुझे लगता है कि पर्सनल अटैक से आजाद साहब ने हम लोगों को भी बोला है कि बच के रहना चाहिए। हमको किसी के ऊपर जो है वो किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम जो है वो, खासकर झूठा इल्ज़ाम लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की राजनीति है, जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है वो की जा रही है। लगाए हैं ये सब झूठ है? नहीं, अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इतनी एजेंसीज हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी तो उसी का हिस्सा रहे हैं। वो उसी का हिस्सा रहे हैं। अगर वो इतने सच्चे हैं और वो इतने ईमानदार हैं और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में उन्होंने अपनी नौकरी जो है वो की है, तो मुझे लगता है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उसको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आज तक में कौन आतंकवादी है और कौन बेकसूर है, और किस तरीके से जो है वो किसको हमने उठाना है, सवालात करने हैं उनसे। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस की, एजेंसीज की जांच का विषय है ना, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। संजय जी, ये पहली बार नहीं हुआ कि मोहम्मद असलम साहब ने कोई अपनी बात रखी है। उनके द्वारा जो है काफ़ी समय पहले जो है एक बुक जो है वो लिखी गई, जो कि पब्लिश हुई, जो कि काफ़ी सारी एजेंसीज की नज़र से गुजरते हुए जो है पब्लिश होती है। ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी मन करेगा तो वो पब्लिश हो जाएगा, और खासकर इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं उस पर कड़ी नज़र जो है एजेंसीज की रहती है। तो पहले आपने इस पर क्यों नहीं कोई चर्चा की, कोई बात की, या कोई रोकने की कोशिश की, या कोई एक्शन जो है वो लिया या लेने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें तो आपके ही चैनल के माध्यम से उनका स्टेटमेंट जो है वो जनता तक में पहुंचा, मुझे लगता है। इससे पहले तो हमको किसी ने कुछ नहीं बताया कि कौन मिलिटेंट, किसने किसी को लेटर लिखा और किसने बुक पब्लिश हुई है ना उनकी? पब्लिश हुई, लेकिन हमको तो किसी ने नहीं उन्होंने बताया। अगर
वो इतने ईमानदार थे, उन्होंने उसी वक्त जो है वो, उनके वालिद साहब जीवित थे उस वक्त, पकड़ना था कि भाई तुम आतंकवादियों को पैसे जो है वो क्यों देते हैं, पकड़ना चाहिए था, वो ड्यूटी थी उनकी। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं तो पकड़ रहा था हाँ, उनको, पकड़ रहे थे, लेकिन जो फिर उनके वो उनसे सीनियर हाथ से भागे। जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे वहां पे हाँ। उस समय के, उन्होंने मतलब बीच में जो है आजाद साहब का जो रसूख था वो ठीक है, चलो जी, आजाद साहब का रसूख था, ठीक है, तो अब उसको कौन सी कोई परेशानी है, अब कौन सी परेशानी है उन लोगों को? उस वक्त रसूख था, अभी रसूख नहीं। आजाद साहब अभी पावर में नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि इस पे इंक्वायरी हो, जांच हो? करे ना, किस बात की इंक्वायरी करनी है? जो बुक उन्होंने किस बात लिखी की है इंक्वायरी या जो करनी है? बातें वो लिख रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि वो दिमाग से थोड़े से पतले हो चुके हैं एसपी साहब। अब वो रिटायर जब हो जाता है इंसान, गवर्नमेंट से जब रिटायर हो जाता है, तो वो थोड़ा दिमाग से पतला हो जाता है। तो मुझे लगता है वो उसी हिसाब से दिमाग से पतले हो गए हैं। उनको नहीं मालूम है, यहाँ और बहुत सारे डीजीपीज रह चुके हैं, बहुत, मैंने बोला ना, बहुत सारी एजेंसीज हैं, एजेंसीज जांच करे। आजाद साहब के जब से आजाद साहब जम्मू में आए हुए हैं राजनीति करने के लिए, तब से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना आ रहा है। अब ये इनको पता नहीं कौन सी अब परेशानी है, ये मुझे मालूम नहीं है। वो तो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने इसके अलावा भी आगे कहा कि आजाद साहब ने मरवाने की भी उनको कोशिश की ड्यूरिंग सर्विस भी। आजाद साहब अगर इस किस्म के व्यक्ति होते तो बहुत टॉप क्लास पोजीशंस के ऊपर आजाद साहब जो है वो रहे हैं। और आजाद साहब का रिकॉर्ड है अभी तक में कि कोई भी इल्जाम आजाद साहब के खिलाफ नहीं है। और इनकी छवि जो है वो ऐसी है, सेकुलर छवि है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत का एक भाईचारा है, जो एक भारत का जो एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते को ही परोस के रखने का नाम जो है वो आजाद साहब है। और राजनीति में आजाद साहब का नाम जो है वो मैन ऑफ डेवलपमेंट में मैं बोलता हूँ। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आजाद साहब को इसी नाम से जानती है कि राजनीति में आजाद साहब की तरह कोई व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर सकते। इस समय भी आजाद साहब की एज जो है वो आई थिंक 72-73 के करीब है, लेकिन इस समय भी एक बिल्कुल युवा की तरह जो है वो काम कर रहे हैं राजनीति में। कश्मीर में डटे हुए हैं, जम्मू में डटे हुए हैं, और अपने जो राजनीति है उसको ग्राउंड तक में ले जाने का काम जो है वो करें, क्योंकि हमारी नई पार्टी है और नई पार्टी जो है वो ग्राउंड तक में जाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इतना एक युवा भी काम नहीं कर सकता है जितना आजाद साहब जो है वो काम कर रहे हैं। संजय जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं डीपीएपी के और आजाद साहब के काफी करीबी भी हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद असलम साहब के लिए, जो उन्होंने ये बुक लिखी है जिसमें पूरा आजाद साहब का उन्होंने जिक्र किया है? नहीं, लिखने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, भारत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों की जो है वो छानबीन होनी बहुत ज़रूरी है। आज़ाद साहब ने भी एक बुक लिखी हुई है अपनी जीवनी के ऊपर जिसका नाम आज़ाद, लेकिन उस बुक में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, देश को किस तरीके से तरक्की के ऊपर लिया जा रहा है, उन्होंने कौन से काम जो है वो किए हुए हैं, वो पूरी जीवनी जो है उन्हें लिखी हुई है। और ये जो असलम साहब ने अपनी जीवनी जो है वो लिखी हुई है, इसमें तो लेग पुलिंग जो है वो ये बोल रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो झूठी है और एक असलम साहब जो है वो सच्चे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो झूठी है और असलम साहब जो है वो सच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको फिर अपने विचार जो हैं वो करने चाहिए, जो बातें वो लिखते हैं वो सच्चाई की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। वो आतंकवाद अगर ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे हुए आदमी हैं तो उस वक्त की पूरी छानबीन जो है वो उनको करनी चाहिए। उनको तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था, खासकर मिलिटेंसी के खिलाफ उन्होंने बड़ी मैं वही बता रहा हूँ। और वरना फिर जब लोग जो हैं वो जब बोलना शुरू कर देंगे, जब ये वहां पे थे और लोग जब बोलना शुरू कर देंगे कि इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार वहां पे क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, तो फिर बात जो है वो बहुत लंबी चली जाएगी। कुछ तो बताइए ना, वो इतना कुछ बता सकते हैं तो आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बताना क्या है, वो हर एक आदमी को वहां पे पता है कि उस समय की जो कंडीशंस आतंकवाद के टाइम के होती थी वो कंडीशंस कैसी थी, वो सब लोगों को मालूम। मोहम्मद असलम साहब का क्या रोल रहा उस पर? नहीं, अब रोल तो रहा, वो एसएचओ थे तो वो हमसे ज्यादा रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं वहां पर।
क्या मतलब वो उन्हीं का ही तो रोल था सारा। क्या? कितने आतंकवादी जो है वो तहसील गुंदोक के अंदर उस वक्त सक्रिय थे, कितने आतंकवादी जो है उन्होंने मारे, यही तो इनका काम था ना, आतंकवादियों को मारना, गिराना, सिविल लोगों की जो है वो प्रोटेक्शन करना, यही तो पुलिस का काम होता है। तो मैं असलम साहब से सवाल पूछता हूँ कि आपने कितने आतंकवादी जो है वहां पे आपने दौरे इख्तदार वहां पे मारे, जब आप SHO रहे वहां पर कितने लोग जो है वो कितने आतंकवादियों को जो है मारा, कितने लोगों को जो है वो आपने बचाया, और इलाके की बहबूदी और बेहतरी के लिए जो है वो क्या किया इन्होंने, वो मैं आपके माध्यम से आतंकवादी असलम को साहब से संरक्षण पूछूं। तो नहीं दिया ना? नहीं, अब वो हमें क्या मालूम है, वो उनको मालूम है और वो आतंकवादियों को मालूम है, और आपको क्या मालूम है? मेरा ऊपर वाला जानता है। आपको क्या मालूम है? जो नहीं, आपको अब पता है हाँ, वो तो बता दीजिए। देखिए हम तो उस आपने वक्त हंसते हंसते कुछ टॉन्ट मारा है। नहीं नहीं, हंसना क्या है, हंसना तो इंसान आपने की। कहा सबको पता है, इसका मतलब आपको भी पता है। नहीं, देखिए ना, अब वो बता रहे हैं कि भाई मैंने लेटर जो है वो पकड़ा। वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, जिस तरह से आपने कहा, अरे जिस तरह से उनकी बुक में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सर, वो उनकी बुक, उनके साथ वो बहुत बुक ज्यादा सर, ज्यादती वो हुई है। सर वो बुक जो है वो उन्होंने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी हुई है। अगर वो बुक अपनी लिखते हैं तो वो ये थोड़ी बोलेंगे कि जी मैं बड़ा फन्ने खान था, ठीक है। उसमें तो उन्होंने वही बताया है कि मेरे साथ में बड़ी जुल्म ज्यादती, बहुत जुल्म ज्यादती मारने हुई की है, कोशिश की गई। मारने की कोशिश की। तो किसने मारना था? उसी के पुलिस वालों ने मारना था। मैं तो आतंकवादी था नहीं, उसको किसे डर था? रिवाल्वर उसके पास में 10 PSO बॉडीगार्ड उसके साथ में घूमते थे, मेरे साथ तो थोड़ी घूमते थे। वो तो इलाके का दरोगा था उस उनका जो वक्त। दौर था ना, जिस तरह के इल्जाम लगते हैं कि मतलब करप्शन करते थे या और कुछ था, जैसे बाकी नहीं, SHO या किसी उस करप्शन के लिए जो है वो करप्शन एजेंसीज बैठी हुई हैं, वो जांच करेंगे। अगर उन्होंने कुछ खाया होगा तो बता देंगे, नहीं खाया होगा तो वो उनका जांच का विषय मतलब है। आप पर्सनल नहीं होना चाहते? नहीं नहीं, पर्सनल वाली बात ही नहीं है सर। इसके लिए देखिए, इसके लिए जम्मू कश्मीर में अलग अलग टीमें जो है वो बैठी हैं, जो करप्शन करता है वो देखें कि एक IAS ऑफिसर, एक KS ऑफिसर की सैलरी जो होती है वो 1 लाख के करीब होती है, ठीक है। 1 लाख के उसमें वो अपनी जीवनी, अपनी परिवार जो है वो चलाता है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे पेट्रोल पंप हों, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोठियाँ हों, प्लाट हो, वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए जांच एजेंसीज बैठी हैं कि इतने इतने कम समय में इस इतनी सैलरी में व्यक्ति के पास में इतना पैसा जो है वो कहाँ से आया। सर, एक उसके लिए जागरूक सिटीजन होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपका फर्ज बनता है अवेयर करना लोगों को और एजेंसीज को जानकारी देना। भाई साहब, ये इतना इसके पास नहीं होना चाहिए था, इतना कहाँ से आया? एजेंसीज के पास में सारी जानकारी है, सारा डाटा होता है। वो हमसे ज़्यादा सक्षम है, वो हमसे ज़्यादा सक्षम है। वो उन्हें मालूम है असलम साहब की प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी कोठियाँ हैं, कितने प्लाट्स हैं, संजय मनहास के पास कितने प्लाट्स हैं, आज़ाद साहब के पास में कितने प्लाट्स हैं, उसके बाद में और जो लोग हैं उनके पास में कितने प्लाट्स हैं। उसकी जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो लेती रहती है। अभी के लोग जो हैं वो छूट किए होंगे तो एजेंसीज जो हैं वो जांच करेंगी, दायरे में आएंगे, जांच चलेगी, चलता रहता है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ संजय मनहास जी, स्पोक्स पर्सन DPAP। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।